गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल टॉपिक जो है वो हमारा ख़त्म होने की कगार पर ही है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए। कल उससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था जो सेल का जो साइटोस्केलेटन सिस्टम है, उसमें हमने डिफरेंट माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फाइबर्स पढ़े थे जो सेल के अलग अलग स्केलेटन को बनाते हैं या सेल के ऑर्गन को एज ए स्केलेटन अरेंज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, सेंट्रियोल। तारक काय बोलते हैं उसको हिंदी में। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अभी तक हमने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ी, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ी। आज ये ऑर्गन जो पढ़ रहे हैं वो है मेम्ब्रेन लेस, मतलब कि इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये एक तरह से क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन होता है जो आपस में जुड़कर सेंट्रियोल बनाते हैं। सेंट्रियोल की खोज करने का श्रेय दिया जाता है बॉवेरी को। बॉवेरी ने 1888 में इसकी खोज की। 1888 ही है, शायद 85 होना चाहिए, बाकी इसके अंदर इसकी खोज की। सेंट्रियोल मेनली उन्होंने देखा, वो सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर जो है दो सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर उन्होंने देखी इस प्रकार से। ये सिलेंडर नुमा संरचना जो है वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल या समकोण के ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं। तो उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेंट्रियोल, क्योंकि वो केंद्रक के ऊपर स्थित थी, सेंटर के ऊपर स्थित थी या न्यूक्लियस के ऊपर स्थित थी। उसको नाम क्या दिया उन्होंने, सेंट्रियोल, या उसको नाम दिया तारक काय। तो सेंट्रियोल जो है वो पूरी स्ट्रक्चर जो है वो दो अलग अलग टाइप के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को एक दूसरे से राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे जुड़ी रहती है। और राइट एंगल स्ट्रक्चर इसके चारों ओर कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म जो होता है इसके चारों ओर ऑर्गेनाइज हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म इसके चारों ओर ऑर्गेनाइज होता है उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोस्फीयर, या इसको बोलते हैं काइनोप्लाज्म। दो सेंट्रियोल एक दूसरे से राइट एंगल पर है, उसके चारों ओर कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म, मतलब कि मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म ही उसके चारों ओर अरेंज हो जाता है। उस साइटोप्लाज्म के अरेंज होने के कारण जो साइटोप्लाज्म उसके चारों अरेंज होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर, और सेंट्रोस्फीयर को हम बोलते हैं काइनोप्लाज्म। तो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कहलाता है सेंट्रोसोम या तारक काय। मतलब कि ये तारक केंद्रक बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं तारक काय। सेंट्रियोल को हिंदी में बोलते हैं तारक केंद्रक और सेंट्रोसोम को बोलते हैं हिंदी में हम तारक काय। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर आपस में एक तरह से कंबाइन हो जाते हैं। मतलब कि तारक केंद्रक और कोशिका द्रव्य कुछ पार्ट जो होता है उसके चारों ओर अरेंज हो जाता है, जिसके कारण एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। यहाँ आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। भी एक सेंट्रियोल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के फिलामेंट, प्रोटीन के फिलामेंट जो होते हैं वो आपस में मिलकर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। हमने माइक्रोट्यूबुलिन पढ़ा था, माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा था। तो सेंट्रियोल के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। मतलब कि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होगी, ट्यूब्यूलिन। उस स्ट्रक्चर में हमने समझा भी था, अल्फा ट्यूब्यूल, बीटा ट्यूब्यूल आपस में एक दूसरे के साथ क्रोमेट्यूलिन प्रोटीन से जुड़ी होती है। तो वो उस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। उसको यदि आपको दोबारा समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साइटोस्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। तो उस डिस्क्रिप्शन के वीडियो के अंदर आप आसानी से वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, सेंट्रियोल क्या होता है। मेनली सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में पाया जाने वाला स्पेशल करेक्टर है। ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, मतलब किसी भी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता एक्सेप्ट, मतलब कि ग्रीन प्लांट एल्गी जो जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है उनके अंदर ये पाया जाएगा। एनिमल सेल के अंदर सभी में एब्सेंट, मतलब कि सभी में ये प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर आरबीसी को छोड़कर सभी एनिमल सेल में ये पाया जाता है। मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट कहाँ होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा आरबीसी को छोड़कर। प्लांट्स में ये एब्सेंट होगा, लेकिन ग्रीन एल्गी जिसके ऊपर फ्लैजिला पाए जाएंगे, या फिर ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टा कैटेगरी में आते हैं और जिनके पास फ्लैजिला होता है, उनके पास ये सेंट्रियोल
प्रेजेंट होगा। अदरवाइज जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, ये फ्लैजिला एब्सेंट होता है। हाँ, कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोजोइट्स हैं उनके अंदर मोटिलिटी प्रदान करने के लिए उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी सेंट्रियोल की उपस्थिति देखी गई है। तो मोटे रूप से कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रियोल की खोज किसने की, बावेरिन ने की। सेंट्रोस्फीयर क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, तो ये क्लियर होगा। एक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल कहलाएगी, जब कंबाइंड हो जाएगा तो सेंट्रोसोम कहलाएगा। कंबाइंड करने का काम कौन करेगा, सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर को हम काइनोप्लाज्म भी बोलते हैं, जिसको जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड उसके चारों ओर घिर जाता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सेंट किस में है, प्रेजेंट किस में है। एनिमल सेल की पहचान सेंट्रियोल की उपस्थिति से ही होती है, भी ये एनिमल सेल है। और भी बहुत से कैरेक्टर होंगे, लेकिन मेजर पहचान हम एनिमल और प्लांट सेल को कर सकते हैं। प्लांट सेल के अंदर तो हम क्लोरोप्लास्ट देख लेंगे या फिर हम सेल वॉल देख लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर एनिमल सेल को यदि हमने देखना है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रियोल को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में पाई जाती है, लेकिन मेच्योर आरबीसी, मैमल आरबीसी के अंदर क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इसकी। एक सेंट्रियोल जो होता है एक कोर्ट व्हील स्ट्रक्चर के रूप में दिखा देता है, मतलब गाड़ी के पहिए की तरह की स्ट्रक्चर होती है। अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पहले यहाँ देखें तो ये सेंट्रियोल जो होता है वो इस टाइप से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से बहुत से ट्यूब्यूल जो होती हैं एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, तो ये ट्यूब्यूल क्या होंगी, इस टाइप से यहाँ एक दूसरे के साथ इस प्रकार से दोनों तरफ से जुड़ी होंगी। तो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होगी जो आपस में क्या करती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। तो ये स्ट्रक्चर है एक सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डिफरेंट ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। ये जुड़ी कैसे रहती है वो इस डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर ये माइक्रोट्यूब्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया गया है। इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, जिसमें कौन कौन सी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आएगी, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन आपस में जुड़ी होती है। उस स्ट्रक्चर को हमने पूरा समझ चुका है। इसमें ये प्रोटोफिलामेंट्स हैं, ये इसमें 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल होंगी, माइक्रोट्यूब्यूल ए, माइक्रोट्यूब्यूल बी, माइक्रोट्यूब्यूल सी, और तीनों का निर्माण जो होगा वो अल्फा और बीटा ट्यूब्यूल से होगा। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होगी, ये क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब कि यहाँ पर ये ट्यूब्यूलिन, दूसरी ट्यूब्यूलिन, तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल जो आपस में जुड़ जाती है। और यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था 13 फिलामेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, 13 फिलामेंट जुड़ते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बनाता है उसकी ए, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। बी के अंदर 13 न होकर 3 जो होता है उससे साझा करता है या कॉमन पाए जाते हैं, तो इसमें 10 होंगे और इसमें भी 10 होंगे, मतलब कि ये शीश, इसको ये हटा दें तो बी ट्यूब्यूली जो होता है वो सी स्ट्रक्चर में होगा इस तरह से। फिर सी जो होगा वो भी किस स्ट्रक्चर में होगा, इसी सी स्ट्रक्चर में होगा, मतलब कि वो यहाँ पे यदि ए जोड़ दें तो कंप्लीट हो जाएगा। ए का ये पार्ट हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए कंप्लीट होता है, बी और सी जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब कि वो दूसरे प्रोटोफिलामेंट के साथ क्या करते हैं, उसको कॉमन करते हैं, साझा करते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रोटोफिलामेंट या 3 ट्यूब्यूल से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। इस माइक्रोट्यूब्यूल के 3 सिरे को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, त्रिक माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट बोलते हैं, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल ए, बी और सी, इस तरह के ये क्या होते हैं, 9 ट्रिपलेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक सेंट्रियोल के अंदर कितने ट्रिपलेट पाए जाते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ट्रिपलेट होते हैं। ये 9 ट्रिपलेट के अंदर डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं, जिनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। और इसमें एक मैंने नंबर भी दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 1 2 4 5 7 8 9 10, 10 के 10 तो यहाँ हो गए, 11 12 13 इससे जुड़ जाएगी। फिर यहाँ पर 4 5 6 जुड़ी, तो 4 5 6 इसको भी कॉमन है, इसको भी कॉमन है। तो इस तरह से ये प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ट्रिपलेट बनाते हैं। इस तरह के 9 ट्रिपलेट एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए AC लिंकर पाया जाता है, मतलब कि यहाँ पर ये है कि ए ट्रिपलेट का कनेक्शन दूसरे ट्रिपलेट के C के साथ होगा, मतलब कि ये C है तो किससे जुड़ेगा, वो A से, इसका C किससे जुड़ेगा, A से, इसका C किससे जुड़ेगा, A से, इसको हम बोलते हैं AC लिंकर। ये सब प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनियस मटेरियल होता है जो उसको जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंटर के अंदर पाया जाता है हब, जो उसका मेन हब होता है। इस हब की सहायता से क्या होते हैं, ये सभी ए
जो लिंकर है ये इसको बोलते हैं स्पोक कनेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं स्पोक्स। इसे क्या बोलते हैं, स्पोक्स। तो हब के साथ ए जो प्रोटोफिलामेंट है, जो माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट का ए पार्ट है, वो इस हब के साथ जुड़ जाता है और हब के साथ जुड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्पोक्स। अब इस स्पोक्स को दूसरे जो AC लिंकर है, मतलब कि ये AC लिंकर है और ये ए स्पोक्स है, उसके साथ जोड़ने को हम बोलते हैं स्पोक कनेक्शन। वो क्या करते हैं, उसको स्पोक कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं। तो माइक्रो सिलेंडर है एक तरह से, ये बहुत ही बारीक सिलेंडर होता है। इसकी साइज़ जो होता है ये लगभग, इसकी जो चौड़ाई होती है एक फिलामेंट की लगभग 250 एंगस्ट्रॉम होती है और ये लगभग 150 या 200 एंगस्ट्रॉम के करीब इसका व्यास जो होता है वो लगभग 200 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो इसका ये माइक्रो सिलेंडर, ये इस तरह से एक सिलेंडर बनता है। ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, बीच में से खोखला होगा। सभी ट्रिपलेट क्या होंगे, पेरिफेरली या परिधीय रूप से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद बीच में से खोखले स्ट्रक्चर होगा तो माइक्रो सिलेंडर बनाएगा। ट्रिपल फिलामेंट होगा, मतलब कि ट्रिपल फिलामेंट होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। ये फिलामेंट ट्रिपल है, ये फिलामेंट ट्रिपल है, ये ट्रिपल फिलामेंट है, ये ट्रिपल, ये सभी क्या होंगे, पूरा लंबाई के साथ ऐसे जुड़े हुए होंगे। मैट्रिक्स, इसके अंदर पाया जाने वाला लिक्विड जो है साइटोप्लाज्म की तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा सा सघन होता है इसके अंदर पाया जाने वाला मैट्रिक्स। हब जो है वो सेंटर का पार्ट है, जिसके अंदर क्या होंगे, स्पोक्स और लिंकर के द्वारा क्या होते हैं, आपस में वो जुड़े रहते हैं। उसके बाद स्पोक कनेक्शन पाया जाता है। तो ये एक तरह से सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है। इसका रोल क्या है, इसका रोल है मेनली सेल डिवीज़न के अंदर पार्टिसिपेशन करना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेंट्रियोल ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो साइटोप्लाज्म में होने वाली हर गतिविधि को क्या करते हैं, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल ये जो है, सेंट्रियोल जो है, ये क्या करेगा, सेल डिवीज़न के समय अपने आप को डिवाइड कर लेगा और दो विपरीत पोल, एक पोल दो अलग अलग पोल्स के ऊपर जाकर अपने आप को अरेंज कर लेगा और उसके बीच में आकर साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड, धागे बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर उसको अपने आप को अरेंज कर लेता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल या जो सेंट्रियोल जो है ये सेल डिवीज़न में काम में आता है। अब इसके पास खुद को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, मतलब कि खुद को ये रेप्लिकेट नहीं करता, क्योंकि इसके पास ना तो डीएनए होता है ना आरएनए होता है। लेकिन फिर भी ये क्या कर सकता है, अपने आप को मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसके चारों ओर कुछ मटेरियल पाया जाता है, प्रोटीनेसिस मटेरियल होता है ये। इस मटेरियल को हम बोलते हैं मेसूल्स। इसे क्या बोलते हैं हम, मेस्यूल्स। जैसे ही सेल डिवाइड कर रही होती है, सेल डिवीज़न की तीन स्टेज है जिसको हम बोलते हैं G1S G2। G1S G2। G1 के अंदर कुछ आरएनए संबंधित मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल जो सेल को आवश्यकता होती है, तो वो मटेरियल तैयार होते हैं राइबोसोम से संबंधित। एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक्चुअल में वहीं पर डीएनए की कॉपी होती है। G2 फेज़ के अंदर क्या करती है, ये मेस्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करके नया सेंट्रियोल बनाते हैं। तो ये मेस्यूल्स जो होते हैं इनकी पोजीशन वैसे तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि इसके चारों ओर परिधीय रूप से अरेंज होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं पेरी सेंट्रियोल सैटेलाइट। इनको हम मेस्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पेरी सेंट्रियोल सैटेलाइट। सैटेलाइट बोलते हैं इसको, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेस्यूल्स। पेरी सेंट्रियोल सैटेलाइट भी बोलते हैं और उनको मेस्यूल्स बोलते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रियोल को रेप्लिकेट करने में मदद करते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए आरएनए नहीं होता। लेकिन सेल जब डिवाइड कर रही होती है, G2 स्टेज के अंदर इसका निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रियोल कब डिवाइड करता है, तो इंटरफेज का G2, इंटरफेज के G2 के अंदर क्या करता है, अपने आप को क्या कर लेता है, ये कॉपी कर लेता है। उसके बाद प्रोफेज स्टार्ट होती है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो सेल डिवीज़न की फेजेस हैं। हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेंट्रियोल मेनली क्या करती है, सेल डिवीज़न के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करती है। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से अरेंज होती है। तो इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं, तो इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल, तीनों में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन अलग दे दिया। सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोसोम
दो सेंट्रियोल आपस में जब राइट एंगल पर जुड़ जाते हैं तो उसे हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसको काइनोप्लाज्म या सेंट्रोस्फीयर जो होता है उसे अपने आप को अरेंज कर लेता है। तो मतलब कि ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, पूरी सेंट्रोसोम, और अकेला क्या है वो सेंट्रियोल। ये जो व्यू दिया गया है वो ऊपर से व्यू दिया गया इस प्रकार से है, ये भी ऊपर से दिया गया है, और ये व्यू जो है वो इस प्रकार प्रोटोफिलामेंट जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रकार से अपने आप को अरेंज करते हैं या अपने आप को जोड़ते हैं। तो 13 की संख्या में ही होते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पर इनका जो ट्रिपलेट का अरेंजमेंट जो होता है 9+0 के रूप में होता है। मतलब कि यहाँ पर 9+0, 9 पेरिफेरली ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, 0 मतलब कि सेंटर में यहाँ पर कोई ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। सेंट्रियोल का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जब हम फ्लैजिला पढ़ेंगे, सीलिया पढ़ेंगे, वहाँ अरेंजमेंट जो होता है 9+2 हो जाता है, और ट्रिपलेट की बजाय वहाँ डबलेट कंडीशन होती है। तो हम सीलिया फ्लैजिला में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिफरेंस भी देखेंगे कि ये सेंट्रियोल प्रॉपर किस टाइप में होता है और सीलिया और फ्लैजिला के अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मेजर डिफरेंस है सीलिया फ्लैजिला का सेंट्रियोल के साथ। स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होती है, लेकिन इंटरनली कुछ मेजर डिफरेंस पाए जाते हैं। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, किसकी, फ्लैजिला और सीलिया की स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा टॉपिक लगभग कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक दो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे तो साथ साथ ही वो कंक्लूड कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।